भाई चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि अब मैं सच में कार्टून की दुनिया में ही आ गया हूँ। मेरे ठीक सामने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ओह थैंक यू भी बोल रहे हैं अपना झुक के। यार ये जापानीज़ लोग कितने ज़्यादा स्वीट है। ऑल राइट, जापान की सड़कों पे चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। सब कुछ इतना साफ़ और इतना ज़्यादा शांत है यहाँ पे। बचपन से मेरी एक ही ड्रीम कंट्री रही है, ना तो वो यूएसए या फिर स्विट्ज़रलैंड या फिर दुबई जैसी कोई फैंसी कंट्री, बल्कि बिल्कुल शांत सा जापान। क्योंकि ना बचपन से हम लोग डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी ऐसे कार्टून्स देखते हैं और मज़े की बात ये कि ये सारे कार्टून्स जापान के हैं। और हमने बचपन से ये कार्टून्स जब देखते हैं तो हमने जापान का कल्चर इतना ज़्यादा देखा है कि तब से जापान मेरे दिल में आ गया था और मुझे एक बार जापान जाना ही जाना था। और फिर 2020 में मैंने यूट्यूब शुरू किया और फाइनली 6 साल यूट्यूब करने के बाद में मुझे फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली जापान जाने की। उफ, रात के 10:30 बज रहे, सुबह 6 बजे उठने पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमेशा से जापान जाने का सोचा और कल वो दिन आ रहा है, हम जा रहे हैं। भाई फ्लाइट में जैसे ही सुबह हुई थी माउंट फूजी दिखने लग गया था और भाई तभी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि हम जापान लैंड करने वाले थे। फाइनली लैंड होने के बाद में वेंडिंग मशीन दिखना शुरू हो गई, एयरपोर्ट से वीडियोस लेने लग गया, रास्ते दिखने लग गए थे जापान के। इतना मस्त फीलिंग था ना वो कि जापान के रास्ते सब कुछ देख के भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। और एक और खास बात है कि मेरे होटल रूम के ठीक सामने मुझे दिखता है जापान का सबसे मशहूर टोक्यो टावर। भाई अगर तुम्हें याद है तो नोबिता अपने हाथों से टोक्यो टावर बनाया करता था और आज सामने मेरे वही टोक्यो टावर है और नोबिता को ढूंढने अब निकलना पड़ेगा। और उसी रात फिर हम लोग डिनर के लिए गए, जहाँ पे शेफ़ तो भाई बिल्कुल सामुराई वाली तरकीबें कर रहा था और मेरे को तो सच में लगा मैं निंजा हथौड़ी के कोई एपिसोड में आ गया हूँ, क्योंकि भाई उसके बाद में खाना देख के तो मेरे होश उड़ गए। भाई ऐसा खाना मैंने सिर्फ एनीमे में, कार्टून्स में देखा था। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा था। This one is just like ढोकला, actually like ढोकला। और फिर बारी थी डे 2 की, अगला दिन, जो कि था रेड बुल के साथ में मेरा एक इवेंट, जहाँ पे हम लोग रेड बुल के साथ टोक्यो ड्रिफ्ट देखने गए थे। अब तुम्हें नहीं पता तो टोक्यो और जापान में ना कार्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है, जिस वजह से वहाँ पे एक से एक सुपर कार्स मौजूद थी, इतनी एक्सपेंसिव, सारी मॉडिफाइड, 4 फ्लोर की पूरी पार्किंग भर गई थी। इतनी गाड़ियाँ देखी मैंने, इतनी अतरंगी लाइटिंग और इतनी अतरंगी मॉडिफिकेशन के साथ, सच बता रहा हूँ भाई होश उड़ गए थे। भाई ऐसी गाड़ी देख के लगता है कि अब जापान ठीक आ चुके हो। चेक दिस आउट, ओ माय गॉड। और भाई अंबानी के गैराज से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि पार्किंग से निकले जा रही है एक से एक ऐसी गाड़ियाँ। ये टोक्यो की ऐसी खासियत है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। पर उस रात का डिनर और ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि भाई मैं गया था फेमस इचिरान रामेन, जो तुम्हें नहीं पता तो इंट्रोवर्ट्स का पैराडाइज है। भाई वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे शक्ल दिखाए बिना ही आपको खाना आता है। रील्स पे तुम लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो देखो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। रात के 11 बजे और इंट्रोवर्ट्स के साथ लाइन में लग चुका हूँ। दिखाता हूँ अंदर जाके तुम्हें कैसी होती है एक इंट्रोवर्ट की दुनिया। ये पूरा हमें एक प्रेफरेंस शीट मिलता है, इसके ऊपर हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये हमें टिक करके लिखना है। भाई मतलब मुंह से बोलना ही नहीं है, पूरा ऐसे ही बस, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो ना, आप कैसे ही बोल पाओगे। थैंक यू। अब ये मुझे बता रहे बैठना का है 12-13 योर। ये जगह इतनी ज़्यादा छोटी है कि भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिला है मुझे 12 नंबर का। अब मेरा कंपार्टमेंट है जहाँ पे मुझे ऑर्डर देने के लिए कुछ बोलना नहीं है। ये देखो ये ऐसा, ये देख, इधर तो एक्स्ट्रा आइटम ऑर्डर शीट भी है। कुछ एक्स्ट्रा मंगाना है तो मैं यहाँ भी मंगा सकता हूँ। एट इचिरान यू कैन मेक योर रिक्वेस्ट विदाउट स्पीकिंग एंड प्रेस द कॉल बटन टू शो दिस टू आवर स्टाफ। कुछ ऐसा सीन है। अभी सामने पर्दा लगा हुआ है, मतलब मुझे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कहीं भी कोई बंदा नहीं दिख रहा है। मैं चुपचाप बैठ के अपना खाना खा सकता हूँ। बढ़िया मज़ेदार चीज़ ये भाई है। ये रहा ऐसा कंपार्टमेंट, और ऐसे करके कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे मुझे लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही है, सब अपने अपने जोन में बैठे हैं। और इसलिए भाई ये जगह रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि इंडिया में भाई तुम इंट्रोवर्ट बन गए तो लोग तुम्हें शर्मीला बोल के शर्मिंदा ही कर देंगे। ओह थैंक यू भी बोल रहे अपना झुक के। यार ये जापानीज़ लोग कितने ज़्यादा स्वीट है। ये रही मेरी रामेन, भाई सिर्फ एनीमे में इसे देखा है और आज ये नूडल्स खाने वाला हूँ। और भाई फन फैक्ट, ये मैगी की तरह बिल्कुल मैदे वाले नूडल्स नहीं है, बल्कि बिल्कुल आटा से बने होते हैं। टेस्ट करके देखते हैं। वाह। पर फिर आ गया था डे 3।
मेरा सबसे स्पेशल दिन। भाई पूरी कोट पैंट पहन ली थी, पागलों की तरह जो मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ हर जगह, वो सब मैंने वहाँ नहीं पहना, क्योंकि कोट पैंट पहन के जब मैं होटल से बाहर निकला, भाई सड़कें पूरी पिंक पिंक। जापान में उस वक्त साकुरा सीजन चल रहा था, जो कि होता है चेरी ब्लॉसम पिंक वाला सीजन। और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ट्रेन पकड़ के जब मैं पहुंचा डोरेमोन वाले नेबरहुड में, लाइफ बिल्कुल रियल नहीं लग रही थी। 4K क्वालिटी के रोड्स दिख रहे थे भाई, सब कुछ इतना साफ सुथरा, कैमरा से मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मैं अपने आंखों से ये क्या देख रहा हूँ। इतनी साफ सड़कें, इतना सब कुछ सुंदर। एक काम करो, खुद ही देख लो कैसा था एक्सपीरियंस। चलते चलते उन्हीं रास्तों पे आ चुका हूँ। साइड के घरों को देख के लग ही रहा होगा कि मैं डोरेमोन के घर से बस कुछ पल दूर हूँ। और भाई दिल की धड़कनें तेज हो रही है। जापान से इंडिया आ चुका हूँ सिर्फ डोरेमोन का घर देखने और ये डोरेमोन की दुनिया देखने। मेरे ठीक सामने, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और पीछे, भाई चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि अब मैं सच में कार्टून की दुनिया में ही आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हम देख चुके हैं बचपन में टीवी में। और भाई इतनी ज़्यादा शांति है। हम डोरेमोन के भी एपिसोड्स में देखा करते थे कि कैसे जब नोबिता भागता था, सड़कों पे ज़्यादा लोग होते नहीं थे। और भाई ये सच है, इतनी खाली खाली सड़कें हैं, इतने शांत घर, बस बच्चे अपने साइकिल से वापस घर लौट रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा सुकून तो आज तक किसी जगह में नहीं देखा। भाई जिस सड़कों पे नोबिता भागा करता था, आज वो सड़कें तो पूरी खाली है, पर ठीक पीछे वही स्कूल भी मौजूद है। और भाई भले ही हम स्कूल में गए नहीं है, पर फीलिंग स्कूल की उनसे ज़्यादा हमें ही आती है। भाई वही जो गैप है जहाँ नोबिता का जूता हमेशा फंस जाता था और वो हमेशा इसमें गंदा हो जाता था और रोने लग जाता था। भाई ये भी सामने डेगीजुगी का ही घर लग रहा है। भाई सच में तो हर दूसरा घर किसी ना किसी का घर ही लग रहा है। और भाई चलते चलते वो पूरी मर्सिडीज खड़ी है, इतना बड़ा घर। ये तो सूनियो का घर है भाई, सूनियो ओपी भाई ठीक मेरे पीछे वही ग्राउंड है जहाँ पे नोबिता आके खेला करता था। काफी हल्का है यार, वेरी हेवी बहुत हल्का है यार ये बैट। भाई क्रिकेट बैट से तो ये कितना अलग है। नोबिता हमेशा खेलता, आई थिंक जियान सबसे बेस्ट प्लेयर हुआ करता था। जियान बेस्ट, नोबिता तो कच्चा नींबू हुआ करता था। भाई यही ग्लव्स पहन के आई थिंक जियान नोबिता प्रैक्टिस करा करते थे। स्कूल के बाद हमेशा बुलाते थे ये लोग नोबिता को खेलने, और नोबिता कभी आता ही नहीं था खेलने, क्योंकि उसे आता नहीं था। वाह भाई ये भी अलग ही फील है पहनने की। ओह दैट इज अ होम रन, होम रन। वाओ, मतलब सोचो जिस ट्रेन से मैं आया था उधर का ट्रेन स्टेशन भी पूरा डोरेमोन के थीम का था। भाई आते ही ये पूरा बड़ा सा रैक दिख गया है जिसके अंदर एक से एक डोरेमोन की चीज है। ओ माय गॉड, डोरा केक। और भाई यहाँ देख सकते हो डोरेमोन की शेप की कुकीज है। यहाँ पे तो डोरेमोन और उसकी बहन शिजुका, जियान सबके शेप की कुकीज है। और भाई नोबिता की वो ब्रेड जिसको खा के वो एग्जाम जाने वाला था। और ये सारे पाउचेज है, असली ब्रेड नहीं है। ये एनीवेयर डोर का भी एक पाउच है यहाँ पे। भाई मुंबई लोकल ट्रेन में हम लोग सीढ़ियाँ लेते हैं, यहाँ पर तो लिफ्ट भी एनीवेयर डोर की तरह बनी हुई है। भाई किसी एंगल से फील ही नहीं आ रही कि हम एक ट्रेन स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ डोरेमोन ही डोरेमोन है भाई हर जगह। भाई स्टेशन इतना ज़्यादा क्यूट है कि सामने मेंस टॉयलेट के लिए डोरेमोन और फीमेल टॉयलेट के लिए डोरेमी बनी हुई है। क्या क्रिएटिविटी इस्तेमाल की है भाई एक पूरे ट्रेन स्टेशन की थीम ही डोरेमोन पे है। हर बोर्ड पे यहाँ पे एक छोटी सी घंटी है, चाहे यहाँ पे हो या फिर उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे हो। नोबोरितो स्टेशन, वाओ। और डोरेमोन जापान का है तो ऑब्वियसली वहाँ पे डोरेमोन का पूरा म्यूजियम बनाया हुआ था। भाई यहाँ अंदर जाके हर चीज़ डोरेमोन की, डोरेमोन का छोटा सा घर बनाया हुआ था, उसके इतने सारे स्टैचूज थे। पीसूके को देखा मैंने भाई, पीसूके, जो लोग डोरेमोन देखते हैं उन्हें तो पता होगा यार, ये जो इतना इमोशनल कैरेक्टर है ना, दिल में एक स्पेशली जगह रखता है। इसको देख के जो मैं रोया हूँ, इसकी एंडिंग तुम सबको भी याद होगी। और ठीक पीछे आज हम पीसूके को रियल लाइफ में देख रहे हैं। डोरेमोन का खाना, डोरा केक्स, पूरा रेस्टोरेंट भी डोरेमोन के थीम का, जहाँ पे डोरेमोन वाला खाना खाया भाई। पर फिर
फिर थी अब डे 4 की बारी और एक कार्टून खत्म हो गया था डोरेमोन, तो अब थी दूसरे कार्टून की बारी जो कि हम सबका फेवरेट है, शिनचैन। और तुम लोग को बता दूं जिन्होंने आज तक शिनचैन देखा नहीं है, शिनचैन कासुकाबे शहर में रहता था। जो कार्टून देखते तक तो मुझे लगता था नकली है, पर जब जापान गया तो मुझे पता चला ये तो असली शहर है। तो बस वहाँ की ट्रेन पकड़ी और वहाँ के स्टेशन पहुँचते ही, और भाई इससे पहले कि तुम्हें लगे ये कोई किड्स का थीम पार्क है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन है भाई। और यहाँ हर जगह शिनचैन का थीम लगा हुआ है भाई स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे पूरी दीवार बनी पड़ी है जहाँ पे बच्चों ने अपने शिनचैन के प्यार में शिनचैन की इतनी सारी ड्राइंग्स बना रखी है। भाई म्यूजियम हो गया, साथ में खरीदने की चीज़ें भी हो गई, पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे शिनचैन की थीम की पूरी आर्केड गेम्स भी मौजूद है। ये जो कैरेक्टर था, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, पर एक मूवी में ये भी बहुत ही बड़ा विलन था, नाचता रहता था, पर मुझे ऐसा लगता था ये हमेशा शिनचैन के पापा ही है, पर नहीं यार, उसकी तरह दिखने वाला बस हम शक्ल था। भाई डोरेमोन में सुनियो एक अमीर दोस्त हुआ करता था और शिनचैन का अमीर दोस्त हुआ करता था कज़ामा, और मेरे ठीक पीछे वो एग्जैक्ट सेम बिल्डिंग है जिसमें कज़ामा रहता था। भाई ये तो असली लोकेशन है। लिटरली ऐसा लग रहा है आप शिनचैन के किसी एपिसोड में ही आ गए हो। और चलते चलते आसपास के घर और वही सड़कें जहाँ पे शिनचैन की मम्मी उसको साइकिल पे लेके जाया करती थी। भाई सब वैसा ही लग रहा है जैसा हम देखा करते थे, वैसे ही घर, हर दूसरा घर लग रहा है ये तो शिनचैन की तरह है, नोबिता की तरह है, खाली सड़कें, और बिल्कुल वो समर वाला जो म्यूज़िक चलता है जो रील्स पे एडिट बनते हैं, सब कुछ वैसा ही लग रहा है यार। माँ सब कुछ वैसा ही लग रहा है माँ। भाई बिल्कुल कार्टून वाला आसमान हो रखा है, ठीक पीछे ट्रेन जा रही है, और ये वही मोमेंट है जब शिनचैन की हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। यही लोकेशन पे, यहाँ पे नदी, और यहीं पे वो शीरो को वॉक कराने लाता था। भाई सच में लग रहा था कार्टून की दुनिया में आ गया, वो सारे वही घर, वही सड़कें, नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। बट तुम्हें पता है इन सारे जापान के दिनों में मैं सिर्फ नूडल और सारा जापानीज खाना ही खा रहा था, मैंने इंडियन खाना नहीं खाया, क्योंकि हाँ मुझे याद तो बहुत आ रही थी अपने रोटी सब्जी दाल चावल की, बट मैंने सोचा नहीं भाई एक बार जापान आया हूँ यहीं का खाना खा के जाऊंगा। और इतने नूडल वूडल रोज पेलता गया कि भाई यहाँ पे पता चला मुझे कि एक म्यूजियम भी है जो लिटरली नूडल्स का म्यूजियम था। मतलब सच में यहाँ पे सालों पुरानी नूडल्स लगी हुई थी सजा के, और 1980s 20s से लेके अब तक के ज़माने की सारी नूडल्स सजा के रखी थी। दूर दूर से दूसरे देशों से लोग आए थे इनकी फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि जापान में नूडल्स का कल्चर नेक्स्ट लेवल है बॉस। और पता है अगले दिन फिर मैं डिज्नीलैंड गया। इसकी मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, जो भी स्क्रीन पे चल रही है तुम देख सकते हो। सारी रील के लिए मैंने थोड़ी बहुत ऐसी मेमोरीज के लिए शूट करके रखी थी, बट मैंने इस दिन पे कोई भी कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि डिज्नीलैंड एक ऐसी जगह है जो हम सबको बचपन से पता होती है कि कहीं पे एग्जिस्ट करती है दूसरे देश में। और मैं जब यहाँ पे आया ना तो फिर मैंने सोचा यार कंटेंट नहीं बनाते, इसे बस एंजॉय करते हैं। तो मैंने बस वही किया, मैंने एंजॉय किया। मिक्की माउस, मिनी माउस, सारे जो डिज्नी के कैरेक्टर्स हम बचपन से देखते हैं सबको सामने देख रहा था। सच बता रहा हूँ, लाइफ में एक बार डिज्नीलैंड तुम्हें जाना ही चाहिए। भले ही तुमने डिज्नी ज़्यादा ना देखा हो, पर एक बार जाओ, ऐसी चीज़ें बना रखी है ना अंदर कि भाई लगता है ये असली है ही नहीं। और वैसे ही करके इतने मज़े किए डिज्नीलैंड में, इतनी भीड़ थी बट मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल था भाई। और ऐसे ही बस करते करते पूरे 11 दिन मेरे ख़त्म होने आ गए थे, और 11 दिन के बाद हज़ारों मेरी सेक्सी पिक्स ले ली थी मैंने हर जगह। इतनी खूबसूरती देखी जापान की, और बस इन 11 दिनों में जापान ने अपने मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल जगह बना ली। क्योंकि आखिरी दिन मैंने सिर्फ बिताया बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। मैं एप्पल स्टोर गया, मैंने वहाँ से अपने लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि तुम्हें पता है जापान का जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आईफोन भी पूरे दुनिया में सबसे सस्ता जापान में मिलता है। और वहाँ का आईफोन मैं बता रहा हूँ भाई, तुम अमेरिका से ले लो, दुबई से ले लो, पर जापान जितना हाई टेक आईफोन, बेस्ट क्वालिटी का आईफोन और कहीं नहीं मिलता है। तो बस अपने मेहनत के पैसों से फिर मैंने आईफोन खरीदा, जो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी एक दूसरे देश से आईफोन खरीदने की। और फिर उसके बाद पूरा दिन हज़ारों स्टोर्स घूम के बहुत सारी शॉपिंग की, पूरे बैग्स हाथ में भर गए थे भाई। और रात के 12-1 बजे तक मैं शॉपिंग ही करे जा रहा था अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। और भाई जब तुम दूसरे देश में अपने मेहनत के पैसों से अपने पेरेंट्स के लिए शॉपिंग करते हो, वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और मेरे को तब वही आ रही थी, तो बिल्कुल दिल खोल के जितने पैसे बचे थे सारे उड़ा दिए बहुत सारी शॉपिंग करके। एंड यस, उसके बाद मेरी जापान की ट्रिप एंड हो गई। अगले दिन मैं वापस इंडिया आ गया, और अब मैं बैठ के यहाँ पे वो वीडियो बना रहा हूँ। पता है मेरा बहुत जोर से मन हो रहा है फिर से जापान जाने का। इस बार मैं जाना चाहता हूँ जापान के छोटे छोटे गाँव में, जापान की छोटी छोटी शहरों में, जहाँ पे मुझे पूरी एनीमे वाली फीलिंग आएगी। एंड मैं सच बता रहा हूँ यार, लाइफ में तुम्हें एक बार जापान जाना ही चाहिए भाई। जापान जैसी जगह पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है। सेफ्टी, ब्यूटीफुल नेचर,
क्या क्या है। मैं हर पॉडकास्ट में जाता हूँ, हर इंटरव्यू में जाता हूँ, मैं इतनी जापान की तारीफ करता हूँ, मुझे जापान वालों ने पैसे नहीं दिए ये करने के, बट मैं सच बता रहा हूँ भाई, जापान जैसी कोई जगह नहीं है। मेरा बचपन से सपना था जापान जाने का, मैंने पूरा किया एंड अब तो मेरे को एक और बार जाना है। बट तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगला मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए। मैं थाईलैंड जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ, श्रीलंका जा चुका हूँ, जापान जा चुका हूँ, 4 कंट्रीज हो चुकी है। इस 4 को मुझे 40 बनाना है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं ऐसे दूसरे देशों में जाऊँ, तुम्हारे लिए एक्साइटिंग कंटेंट बनाऊँ। तो कमेंट्स में बताओ कि मुझे अगला कहाँ पे जाना चाहिए और मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे एक्साइटिंग कंटेंट बनाऊँगा। एंड जापान का तो अगला प्लान बहुत जल्द बन ही रहा है, मैं डेली जापान के बारे में सोचता हूँ। तो बस ये था मेरा जापान का पूरा डायरी, जो मैंने सोचा तुम लोग को दिखाने का, एक एक्सपीरियंस शेयर करने का। और अब तो भाई मैं नेक्स्ट कंट्री जाऊँगा तो इससे भी ताबड़तोड़ कंटेंट और एक्सपीरियंसेस तुम लोग को दिखाऊंगा। बट फिलहाल सब्सक्राइब कर लो, ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।